वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम जानेंगे जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी पढ़ा जाता है या फिर हम उसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोल देते हैं। तो उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या कंक्लूजन थे, वो सब चीज़ें हम इन डिटेल यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हल्का फुल्का आप उसके बारे में बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ के आते हैं। तो जैसे जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, तो इसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं या फिर हम इसी को गीजर मार्टसन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं की जो बेसिक जो अपने कंक्लूजन पोस्टुलेट्स हैं हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे अभी मैं स्टार्टिंग में इसका जो ब्लॉक डायग्राम है अपना सेटअप डायग्राम, उसके ऊपर चलते हैं हम। तो उसमें क्या किया गया यहाँ पे, सबसे पहले उन्होंने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लेड कैविटी है इसके इनसाइड यहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको पुट किया गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्यों रखा गया, क्योंकि वो एक सोर्स का काम करता है। जैसे यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूटिलाइज किया गया बिस्मिथ, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक बीम प्रोवाइड करता है, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। तो यहाँ पे मैंने एरो से दिखा भी रखा है कि ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम है, नैरो बीम। तो इसी के साथ हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ऊपर, जैसे कि यहाँ पे ये जो बना रखी है मैंने, इनको हम क्या बोलते हैं, कोलीमेटर। अब यार कोलीमेटर का काम क्या होता है, तो ये आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। आप इसको बता सकते हो कि जो कोलीमेटर होता है वो बेसिकली इस बीम को गाइड करने का काम करता है कि ये बीम जो है उसको स्ट्रेट रखा जा सके, ताकि जो आगे गोल्ड फॉइल यहाँ पे मैंने जो दिखा रखी है उसके ऊपर जाके जब ये अल्फा पार्टिकल की बीम स्ट्राइक करेगी तो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो कोलीमेटर का पर्पस क्या है कि बीम को क्या रखना, स्ट्रेट रखना। अभी यहाँ पे जो मैंने एरो लगा के दिखा दिया है, ये क्या हो गया, अपने अल्फा पार्टिकल्स, इनको हम बोल सकते हैं ये क्या, अपने अल्फा पार्टिकल की बीम है। ठीक है, अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है तो आप इसके बारे में जान सकते हो। जैसे अल्फा पार्टिकल को बेसिकली हम किससे दिखाते हैं, He2 पॉजिटिव आयन से दिखाते हैं। मतलब हीलियम जो न्यूक्लियाई होती है उसके अंदर से यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाती है, कि अल्फा पार्टिकल जिसके पास +2e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और जो मास होगा वो कितना रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। चलिए, उसके बाद हमने यहाँ पे दिखा रखा है एक सेटअप के अंदर, पीछे यदि हम मूव करते हैं तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपना क्या है, दैट इज मूवेबल डिटेक्टर। इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, मूवेबल डिटेक्टर। ये जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये इसकी आर्क है, इसके अंदर ये मूव कर सकता है। उसके बाद हम ये जो बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ पर, ये अपने पास है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZNS स्क्रीन। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें, अंदर हमने मेंशन किया यहाँ पर, ये अपनी गोल्ड फॉइल है, थिन गोल्ड फॉइल। अब इसकी जो थिकनेस यहाँ पे रखी गई है, क्यों गोल्ड फॉइल को ही हमने लिया है, तो उसका रीज़न है क्योंकि ये मोस्ट मैलेबल है और डक्टाइल भी होता है, इसीलिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं ताकि जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम इजीली रीड कर सकें। तो इसकी जो थिकनेस है वो आप मेमोरी के लिए याद रख सकते हो, यहाँ पे जो ली गई है लगभग कितनी, 10⁻⁻8 mm। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, तो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अल्फा पार्टिकल्स की बीम जो एरो से हमने डिनोट कर रखा है, ये जाकर किसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। तो जब ये स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर जो स्किंटिलेशन इफेक्ट होगा या फिर हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस जो हो रहा है, उसको हम किससे ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, मूवेबल डिटेक्टर के थ्रू। तो जब ये स्किंटिलेशंस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फ्लैशेज ऑफ लाइट। तो हमें एक प्रकार से जैसे आके ये इंसिडेंट जो फोटोन इंसिडेंट जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये आके जैसे ही स्ट्राइक करेंगे इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, हमें हर बार एक शॉर्ट फ्लैश ऑफ लाइट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। तो उसको हम ऑब्जर्व कहाँ से कर सकते हैं, दैट इज मूवेबल डिटेक्टर के थ्रू। तो इतना अपना सेटअप डायग्राम, लेड कैविटी रखी गई है ताकि बाहर से और कोई चीज़ें इंटरेक्ट मतलब ना करें, और ये जो बिस्मिथ होता है ये भी लेड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए लेड कैविटी यहाँ पे यूटिलाइज की जाती है।
सेकंड, यहाँ पर जो भी पर्पस, जो भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट एक इवैक्यूएटेड जो चैम्बर है, बेसिकली हम बोल रहे हैं वैक्यूम इनसाइड, उसमें एक किया गया है, क्योंकि वो रीड करना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे सिर्फ अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन जो है वो गोल्ड फॉइल के साथ ही, मतलब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे काउंट करनी थी। इसीलिए यदि यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती तो ये बीम्स उन एयर के जो आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके साथ स्ट्राइक कर सकते थे। इसीलिए इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या रखा गया, एक वैक्यूम का स्पेस के अंदर ही इसको परफॉर्म किया गया है। तो अपना जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इतना मैंने बताया, ये सभी को क्लियर होगा यहाँ से कि इसमें हो क्या रहा है यहाँ पर। तो आप इसमें हर चीज़ के ऊपर डीपली इसके ऊपर जा सकते हो। हमने इसको क्यों यूटिलाइज़ किया, मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं। कोलिमेटर का पर्पस, जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो यहाँ पे यूटिलाइज़ की गई, डिटेक्टर जो है उसकी आर्क हमने शो कर रखी है। तो इतना बेसिक डायग्राम यदि एग्जाम के अंदर आता है, आप इसको बनाइए, सारे मार्क्स आपको अवार्ड होंगे उसमें। और अभी जो इसकी ऑब्जर्वेशंस थी तो उनमें क्या पाया गया था, सबसे पहले हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई थी यहाँ पर, और फिर उनका कंक्लूजन भी हम यहीं पे साथ के साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, प्रिकॉशन यहाँ पे जो रखनी है, हमने किसके अंदर इसको परफॉर्म करना था, इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर। ये अपना इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा और उसका रीज़न मैंने अभी बता दिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम किसके नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, हम इसको रदरफोर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम गीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो दोनों थे ये इसके एसोसिएट्स थे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बात भी बताई थी उसमें क्लियरली, जैसे थॉमसन ने बताया था, जो प्लम पडिंग मॉडल हम पढ़ते हैं उसमें बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन रदरफोर्ड ने उसको काउंटरैक्ट किया था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि इसी के बाद इन्हीं की ऑब्जर्वेशंस पर जो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट था 1911 के अंदर सबसे पहले आया, और ये जो मॉडल है वो 1914 के अंदर ये इसके बारे में कम्प्लीटली इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की गई थी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि जब ये नैरो बीम यहाँ से जाके स्ट्राइक करती है उस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे ही चले जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले जो ऑब्जर्वेशंस इनकी आ रही थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो पास हो जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड। तो इसका मीनिंग क्या बनता है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं विच मीन्स, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, विच मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस, जो ज़्यादातर हिस्सा है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम, वो क्या है, एम्प्टी है, इज एम्प्टी। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि भाई ठीक है, अल्फा पार्टिकल यदि सीधे निकल जा रहे हैं तो इसका मतलब यही यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो ज़्यादातर हिस्सा है एटम का वो क्या है, खाली है। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन कर लिया है। सेकंड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो आगे ऑब्जर्वेशंस आई इनकी, उसमें बताया गया कि कुछ एक, मतलब हम बोल रहे हैं कि जो लगभग इंसिडेंट जितने भी आके यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स गिरे, उनके जो 0.14% जो डेटा अपनी बुक्स में गिवन है कि लगभग इतने जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, और वो स्मॉल एंगल हम लेस देन 1 डिग्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ए फ्यू ऑफ, तो फ्यू ऑफ के अंदर कितना, लगभग मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 0.14% ऑफ इंसिडेंट
alpha particles deflected by स्मॉल एंगल, कि कुछ एक जो थे मतलब वो बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है ना, और वो स्मॉल एंगल कितना, दैट इज लेस देन ऑलमोस्ट 1 डिग्री, ठीक है। तो इतना इनके समझ में आया। अब उन्होंने सोचा कि ठीक है ये डिफ्लेक्शन आई तो इसके लिए रीज़न कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो हीलियम न्यूक्लिया है उसके ऊपर डबल चार्ज है, और यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो अपना नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके सराउंडिंग में कोई पॉजिटिव चार्ज है जो उसके ऊपर फोर्स लगाने का काम कर रहा है। तो इन्होंने यही बताया कि जो नियर बाई पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी प्रेजेंट है, कि इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज नियर बाई, क्योंकि यदि डिफ्लेक्शन आती है, और इतना आपको पता है कि भाई इस पे स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि इसमें हीलियम जो है उस पर डबल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ही रिपेल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं बनेगा। तो इसमें सेकंड पॉइंट तक हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने बताई, तो उसमें क्या बताया गया, तो थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि भाई कुछ एक थे, मतलब ऐसे भी थे जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो यदि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं गुच्छे के अंदर है कंप्लीटली, मतलब वो वहीं पे कुछ ज़्यादा होंगे चार्जेस, इसीलिए वो उसके ऊपर लार्ज फोर्स लगाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए फ्यू ऑफ एल्फा पार्टिकल्स, अब इस फ्यू ऑफ का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज़ 1 in 1000 हम इसके अंदर बता सकते हैं, क्योंकि अपनी बुक्स में जो डेटा दे रखा है जैसे वो बोल देते हैं कि 1 in 8000 10,000, तो आप इसको सिंपली राइट कर लीजिए कि हम इसमें सिंपल बात करने वाले हैं कि हज़ारों में से कोई एक डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। तो उन्होंने बताया कि ये जो है मतलब कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो अब वो लार्ज एंगल कितना, वो अपना हम ग्रेटर देन 1 या 90 डिग्री से अबो भी अपना एंगल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप सिंपली ये याद रखिए कि बहुत ही लार्ज एंगल से वो डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो गए थे। तो इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, ऐसा यदि हो रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो जो मैंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं बल्क के अंदर है। तो इसका मतलब विच मीन्स more positive charge is present in surrounding, इसीलिए वहां पे लार्ज रिपल्सिव फोर्स लगा है। तो इतना यहाँ से उनके बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो कुछ एक उन्होंने देखा कि एक दो ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो सेंट्रल लाइन के ऊपर मूव करके आ रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो वो वापस भी रिटार्ड बैक हो जाते हैं, वो अपने जो ओरिजिनल पाथ है उसको रिट्रेस करने का काम करते हैं। तो जैसे हम यदि डायग्राम के अंदर चलें वापस, तो इसमें देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं जो सेंट्रल लाइन के ऊपर हैं, तो वो पार्टिकल्स वापस भी डेविएट हो जाते हैं, अपने पाथ को रिट्रेस करने का काम करते हैं। तो उसको जब हम बनाएंगे आगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो वहाँ पे उसको क्लियरली मेंशन करने वाले हैं, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमने पढ़नी है। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं हम कि ए फ्यू मूविंग ऑन, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे वो अपने इंसिडेंट फोटॉन्स कितने, इंसिडेंट जो अल्फा पार्टिकल्स हम कितने छोड़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे फ्यू लेके चल रहे हैं, या फिर हम 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्यू मूविंग ऑन सेंट्रल लाइन, क्योंकि इंसिडेंट यदि हम हज़ारों लाखों कर देते हैं तो उसमें से कुछ एक तो होंगे जो सेंट्रल लाइन के ऊपर जाते होंगे, सेंट्रल लाइन वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बाई
वेरी लार्ज एंगल, वो बहुत ही लार्ज एंगल से, या हम कह सकते हैं दैट इज retraces its original path, कि वो अपना पूरा जो उनका ओरिजिनल पाथ था उसी को रिट्रेस करने का काम करते हैं। तो यदि ऐसा हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, ऐसा हो सकता है सिर्फ एक ही केस के अंदर कि जितना भी चार्ज है, इसका मतलब वो कंप्लीटली किसी भी एक सेंट्रल कोर जिसको हम नाम देते हैं, कोई छोटी मोटी जगह है जहाँ पर सारा का सारा चार्ज क्या है, कंसनट्रेटेड है, वो वहीं पे रखा होगा, इसीलिए सभी मिलकर इकट्ठा उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो जो अल्फा पार्टिकल था इसी कारण से अपने पाथ को रिट्रेस करने का काम करता है, क्योंकि वो लार्ज जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि विच मीन्स होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इज प्रेजेंट इन, वो प्रेजेंट है किसके अंदर, इन वेरी स्मॉल रीजन, बहुत ही छोटा रीजन है कोई, उसके अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है। और उस छोटे से रीजन को यार हम क्या नाम देने वाले हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज सेंट्रल कोर, या उसी सेंट्रल कोर को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं कि इसको हम क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, तो उस सेंट्रल कोर को हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर, न्यूक्लियस, कि उन्होंने बता दिया कि जितना भी चार्ज है सारा का सारा वो एक जगह के ऊपर ही रखा हुआ है, इसीलिए वो उसके ऊपर लार्ज फोर्स लगाते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल था अल्फा पार्टिकल, वो अपने पाथ को रिट्रेस करने का काम करता है। तो ये इनकी ऑब्जर्वेशंस थी। उसके बाद जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थे, जिसके ऊपर एक फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या बताया उन्होंने कि जो जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी वैल्यू किससे हम निकाल सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, उनकी संख्या की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा कौन सा, जो स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। अब स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, तो उसका मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि ये कोई अल्फा पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर मैं नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल ले लेता हूं कि मैंने दिखा दिया ये इस प्रकार से डेविएट हो गया। तो ये जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया इसका ओरिजिनल पाथ था, और जिस लाइन के अंदर वो डेविएट हो गया वो उसका स्कैटर्ड पाथ है। तो ये जो एंगल है थीटा, ये क्या कहलाएगा इसके अंदर, स्कैटरिंग एंगल। तो सभी को अब क्लियर होगा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड वेरीज विद स्कैटरिंग एंगल। तो जो स्कैटरिंग एंगल था वो कितना यहाँ पे आता है अपने पास, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं अभी। स्कैटरिंग एंगल वो कितना, दैट इज थीटा के साथ में वेरिएशन हम दिखा रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वेरिएशन मैं डिनोट करने वाला हूँ। तो दैट इज एन जो थीटा होगा वो उन्होंने बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बराबर, साइन की पावर 4 थीटा ओवर 2। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे राइट किया है, इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन अपने पास 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है। तो फिलहाल हम उसको साथ के साथ कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ यदि हम बनाना चाहें तो वो भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो एक एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं स्कैटरिंग एंगल। मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि इस तरफ हमने क्या ले लिया, स्कैटरिंग एंगल, और इधर हमने दिखा दिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, कि उनकी संख्या। अभी जैसे हमने फॉर्मूला पे देखा कि वो एन जो नंबर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे
कि जो स्कैटरिंग एंगल के साथ इसकी वेरिएशन है वो इम्पोर्टेंट है, ये ग्राफ आपने ध्यान रखना है। अभी इस पे यदि मैं सिंपल एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि मान लीजिए अपने को क्वेश्चन में गिवन दिया जाता है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड है n1 से मैं उसको डिनोट कर लेता हूँ, उनकी वैल्यू कुछ भी 100 के बराबर मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, हमें क्वेश्चन बना रहे हैं उसी फॉर्मूला के ऊपर। तो इसमें बताया गया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कितने 100। तो इनिशियल एंगल यदि अपने को दे दिया जाए θ1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ कितनी है, दैट इज़ 90 डिग्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फिर हमें n2 की वैल्यू एस्टिमेट करनी है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे जब हम इस थीटा को चेंज कर देते हैं, और हमने इस बार थीटा कितना रख दिया, दैट इज 60 डिग्री। तो इस वैल्यू को हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपने फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि एज हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे वो अपने पास किसके बराबर आते थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं। कितना, 1/sin⁴ θ/2, ये अपना फॉर्मूला है। अभी हम इसको रिप्लेस कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम चेंज कर देंगे, इक्वल टू, तो हम कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं और इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने का काम करते हैं। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा n1, वैल्यू मैं बाद में पुट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू बदल दिया, तो इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ k कांस्टेंट और sin⁴ एज इट इज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। थीटा की जो वैल्यू हमने रखनी है, तो शुरुआत में जो एंगल है वो कितना था, 90/2। तो इसी को हम आगे यहाँ पे बढ़ा के लिख सकते हैं। मैं 2 से इस वैल्यू को कट करके बना सकता हूँ 45। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितनी बन गई, k/sin⁴, और यहाँ पे हमने लिख लिया 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक इक्वेशन का नाम दे लेता हूँ साथ के साथ में। तो मैंने यहाँ पे इस पे ध्यान से देखेंगे सभी, तो ये अपने पास वैल्यू बन के आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट जो एंगल है उसके ऊपर बना ली है, सेम पार्टिकल्स है, वैल्यू इनकी n1 की बाद में पुट करेंगे। अब चलते हैं ऑल्सो, यदि हम सेकेंड एंगल की बात करते हैं ऑल्सो, तो n2 हमने एस्टिमेट करने होते हैं इक्वल टू k एज इट इज ओवर sin⁴, यहाँ पे मेंशन करेंगे sin⁴। तो थीटा कितना इस बार 60/2 यदि मैं रखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू बनती है 30। तो इसी के आगे मैं लिख लेता हूँ अपने पास वैल्यू कितनी बनी, तो दैट इज sin⁴ 30 डिग्री। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, हम इसको क्या नाम दे लेते हैं कि n2 किसके इक्वल आ गया अपने पास, k/sin⁴ 30 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए n2, तो सेकंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ और इनकी जो वैल्यूज है sin⁴ डिग्री 30 डिग्री, इनको हम पुट करते हैं और इसको एस्टिमेट करते हैं। तो मैं इसको रख देता हूँ कि मैंने कर दिया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड। तो अभी जैसे देखिए सेकंड इक्वेशन मैंने अभी वैल्यू बनाई थी, उसके अंदर कितना आया था, k/sin⁴ और ब्रैकेट में 30 डिग्री। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ n1 ओवर k डिवाइड बाई sin⁴, और यहाँ पे कितना था अपने पास 45 डिग्री। तो अभी इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। तो देखिए मैं k से k को कट कर देता हूँ, और ये जो वैल्यू बिल्कुल बॉटम में है, अब ये कहाँ पे चली जाएगी, बिल्कुल टॉप के ऊपर। तो हम इसको रख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो n2 ओवर n1 इक्वल टू किसके आ गया, तो दैट इज sin⁴, और यहाँ पे बन गया अपने पास 45 ओवर sin⁴, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 4, और ये आ गया अपने पास 30। ठीक है, अभी इसको फर्दर हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो उस केस में मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ कि ये sin⁴, तो हम इसको कंप्लीट की पावर लिख लेंगे। ठीक है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये बन गया sin⁴ ओवर sin 30 डिग्री। ठीक है, और इस कंप्लीट की पावर कितनी है अपने पास, 4। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखते हैं। sin⁴ सभी को मालूम होगी, sin⁴ कितना होता है, तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे n2
ओवर n1 इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू दैट इज 1/√2 डिवाइड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 और पावर इसकी कंप्लीट कितनी है 4। तो अभी वापस से वही चीज़ें बिल्कुल टॉप बॉटम से हम इनको निकालने का काम करते हैं। तो जैसे देखिए जो 2 है वो कहाँ पे चला जाएगा, बिल्कुल टॉप के ऊपर। तो कहने का मतलब मैंने 2 को किससे डिवाइड करना है, दैट इज √2 से डिवाइड करना है। तो उस केस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि n2 ओवर n1। अब इसके ऊपर ध्यान देते हुए चलेंगे, मैं सीधा काट कर इसको लिख रहा हूँ। 2 को √2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा अपने पास, दैट इज √2 और इस कंप्लीट की पावर कितनी है 4। ठीक है, अभी ये अपना फाइनल स्टेप है। तो हमें n1 को कहाँ पे लेके चले जाना है, उधर। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं आगे, यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ अब इसको कि n2 इक्वल टू, तो √2 की पावर 4, इसका मतलब √2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स करना है। तो आप बिल्कुल सिंपल अपने आसानी से बना सकते हो कि √2 मल्टीप्लाई √2, यदि हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनता है 2, इसी प्रकार से वापस करेंगे तो 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 टाइम्स n1। अब वापस हम स्लाइड पे आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि n1 जो है मैंने कितने लिए थे, स्टार्टिंग में 100 पार्टिकल्स लिए थे, अल्फा पार्टिकल्स। तो अभी इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये अपना फाइनल आंसर है। तो n2 इक्वल टू कितना बना अपने पास 4 × 100। ठीक है, तो 4 × 100 मतलब 400 अपने पास अल्फा पार्टिकल्स बन गए हैं। ठीक है, ये हमने वैल्यू एस्टिमेट करनी थी। तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। तो आप इसके ऊपर फ्लो के साथ चलेंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। तो इतनी इन्होंने जानकारी इस मॉडल के बारे में बताई थी। तो देखिए मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, सभी को इतना क्लियर होगा कि इसको हम रदरफोर्ड गीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। गोल्ड फॉइल यूटिलाइज की गई थी। स्किंटिलेशन का मतलब शॉर्ट फ्लैशेज ऑफ लाइट है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम था। लेड कैविटी, कोलीमेटर का पर्पस इस बीम को स्ट्रेट रखना होता है। डिटेक्टर ऐसे मूव करेगा, वो जो भी फ्लैशेज वहाँ पे डेवलप हो रही हैं उसको हम डिटेक्टर के थ्रू देख सकते हैं। तो इतना काम इसमें था। गोल्ड फॉइल की थिकनेस वगैरह उसकी बातें थी। ऑब्जर्वेशंस जो आती थी वो मेन थी अपने पास। और यहाँ पर जो एंगल हम इसके अंदर जो थीटा एंगल है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज स्कैटरिंग एंगल। इसको हम क्या लिखते हैं भाई, स्कैटरिंग एंगल। तो यार इसको आप यदि पढ़ते हो एक बार में तो सारी चीज़ें आप अच्छे से जान सकते हो और कंप्लीट मॉडल आपके ऊपर स्टिक हो जाएगा। आप उसको परमानेंटली रिटेन कर सकते हो। तो ये आप इसके साथ चला करो, एनर्जी के साथ चलोगे आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये इसके ऊपर इसका मॉडल के अंदर हमने पढ़ा। अभी इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की थी तो हम उसको भी लिख सकते हैं कि और क्या बेसिक जानकारी यहाँ पे निकल के आती है। तो अभी इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया यार ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर हम लिख देते हैं कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, इसके अंदर उन्होंने, या न्यूक्लियर मॉडल भी कह सकते हो, तो इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि भाई ठीक है, एटम का जो साइज है वो तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट से भी समझ में आता है कि कितना था, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। तो इन्होंने बताया कि जो सेंट्रल कोर जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से बोल रहे हैं वो उससे भी छोटी है। ठीक है, और उसका जो डायमीटर है लगभग, या कंप्लीट रीजन की बात करें, वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के अंदर कि द साइज ऑफ जो एटम था यहाँ पे, कि द साइज ऑफ एटम इज अबाउट, कितना था वो, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। जबकि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो किसके इक्वल है, लगभग किस ऑर्डर का है अपना, तो दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, लगभग -14 से -15 अप्रोक्स, इतना इन्होंने बताया था। सेकंड, उसके बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, जितना भी हम मास की बात करें या फिर चार्ज की बात करें, दोनों लगभग जो ज़्यादातर मास या चार्ज है वो उसी रीजन के अंदर फील्ड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम
मास ऑफ एटम एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है। कहां पर कंसंट्रेटेड है? इज कंसंट्रेटेड इन टीनी सेंट्रल कोर। ठीक है, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, उस कोर को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। तो इतना उन्होंने यहाँ पर हमें बताया। सेकेंडली उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके अबाउट? न्यूक्लियस के अबाउट। तो इतना भी उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इन ऑर्बिट्स ऑफ वेरिंग रेडियाई। इन्होंने स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, आगे जाके ये इनकी लिमिटेशन बन जाएगी। तो उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड इन ऑर्बिट्स ऑफ वेरिंग रेडियाई। ठीक है ना, तो ये अपना ध्यान रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इतना बताया उन्होंने कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स किसी वेरिंग रेडियाई के साथ में न्यूक्लियस के अबाउट ही घूमते हैं और ओवरऑल जो एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है। इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओवरऑल एटम जो है अपना इज न्यूट्रल। दैट इज, मक्खी आ रही भाई क्लास में, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लो, या जो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बेटर होगा आप इसको पॉजिटिव चार्ज लिखें, आर इक्वल। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है? इनकी संख्या बराबर है। तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसकी ऑब्जर्वेशंस, इसके अंदर जो पार्टिकल स्कैटर्ड है उनकी वेरिएशन हमने देखी, एक क्वेश्चन उसके ऊपर बनाया, और जो बेसिक जानकारी थी वो इसके बारे में हमने पढ़ी है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इम्पैक्ट पैरामीटर वगैरह क्या होता है, या फिर अपना जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उनके बारे में, और इसकी लिमिटेशन के बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम इतना ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट रख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम कंप्लीट लेक्चर के ऊपर जाएंगे तो फिर ये फुल लेंथ के अंदर रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। तो फिलहाल आप इसको यहाँ तक पढ़िए और इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स के माध्यम से हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।